अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शो। इलेक्शन हो गए, नताइज भी तकरीबन अब सबके सामने हैं। कोई इक्का दुक्का मामलात हैं जहां पर चैलेंज हो गया, कुछ नताइज को रोका गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन अब तक की जो वाज़ेह चीज़ें सामने हैं उसमें 100 या 101 कहीं पर ये फिगर्स भी सामने आ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को सीट्स नेशनल असम्बली की मिल गई हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है 73 सीट्स के साथ, फिर कहीं 52, कहीं 53, कहीं 54 सीट्स के साथ। खबरें बहरहाल 54 सीट्स तक की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 पर MQM, इसी तरह 3 पर JUI और फिर काफ लीग की भी 3 सीट्स। अब मामला और IPP बड़े इंपॉर्टेंट होगा, इस पर अगर बात ना करें तो IPP की 2 सीट्स। अब मामला जिस तरफ जा रहे हैं वो है हुकूमत साजी। हुकूमत साजी का अमल कैसे होगा, कौन किसके साथ बैठने को तैयार होगा, क्या अहम मुलाकात शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की, जो कि किसी सालिसी के तौर पर एक सालिस ने अपना किरदार अदा करके करवाई, और फिर वहाँ पर गिले शिकवे भी हुए उस मुलाकात में, और फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उसी मुलाकात में कहा कि चलें जी ख़त्म करते हैं इस मामले को, ये तो इलेक्शन के लिए था। अब ये किस तरफ ऊँट करवट बैठेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो आज़ाद उम्मीदवारों को लीड कर रहे हैं या PTI हिमायत याफ्ता हैं अगर कहें तो, गौहर साहब, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में, फेडरल में और खैबर पख्तूनख्वा में हम हुकूमत बनाएंगे। मैंडेट को तस्लीम किया मियाँ नवाज़ शरीफ ने, और दूसरी तरफ मानसेरा वाला मामला उनकी हार से जुड़ा, वहाँ पर भी कुछ चैलेंज का मामला है। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद साहिबा ने भी 130 यानी 130 को चैलेंज कर दिया, लाहौर को, अपनी हार को। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की, और इसी तरह हमने देखा कि एक अच्छा जेस्चर गया। अली तरीन ने, हालांकि हार बहुत बड़ी थी लेकिन उसके बावजूद अली तरीन ने भी सोशल मीडिया के ज़रिए भी, और जब वोट कास्ट करने गए तो वहाँ पर भी उन्होंने एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया, और खुले दिल से उन्होंने अपनी हार के साथ साथ दूसरे को गुड लक भी कहा। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ इबाहम भी है। क्या, कैसे और क्यों हो रहा है? अच्छा, क्या, कैसे और क्यों के पीछे जो कहानी है उसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं। एक, कभी सिस्टम्स के बैठ जाने की खबर, दूसरा कहीं से वोट के डब्बे उठाकर ले गए, और तीसरा कि कहीं ROs DROs किसी की शिकायत सुनने को तैयार नहीं, किसी की शिकायत सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल, और फिर इलेक्शन कमीशन की कंप्लेन हैंडलिंग, और उन तमाम पार्टीज़ की सियासी परफॉर्मेंस जो इस वक्त वोट और सीट्स की सूरत में आप सबके सामने है, इस पर बात करेंगे। कौन अपना अलायंस किसी के साथ कर सकता है, कौन किसी के साथ नेचुरल लाइंस पर बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता, इस पर भी बात करेंगे। तय मुगोइयाँ मुख्तलिफ मुलाकात की, उस पर भी बात करेंगे, हकीकत या अफसाना क्या है, और फिर देखेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है। बहुत सीनियर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, आप उन्हें उनके टेलीविज़न शो में देखते हैं, मारूफ और पॉपुलर शो। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, मेरे लिए तो उस्तादों की तरह हमारे साथ मौजूद हैं नदीम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच सर। और हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर से हनीफ कबर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ओन शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कवर कर रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं उन्हें टेलीविज़न स्क्रीन पर। कोई लगातार हमारी जो मैराथन चली उसमें ओन शराजी साहब, हमारी रिपोर्टिंग टीम पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, या फैसलाबाद हो, या दूर दराज के एरियाज़ हो, वो आप तक लम्हा बा लम्हा तमाम तर नताइज शानदार तरीके से पहुँचाते रहे। और इसी वजह से हम बड़े खुश हैं कि जी आप लोगों ने बड़ी पजीराई दी, और माशाल्लाह से अच्छे तरीके से सच टेलीविज़न की उस ट्रांसमिशन को भी देखा गया। नदीम साहब सर, एक तो बहुत सारे मामलात चैलेंजेस वाले खड़े हो गए हैं, क्या इसके कोई नताइज चेंज होंगे या बस सिर्फ चैलेंज ही है ये? ख़ास तौर पे NA 130 अगर मैं नवाज शरीफ साहब वाले हल्के की बात करूं, या फिर मानसेरा वाले की बात कर लूं, या फिर किसी और हल्के की जहां पर, और मुझे समझ नहीं आई वो सलमान साहब ने क्यों ऐसा कर दिया, उन्हें, वो तो जीत ही रहे थे, उन्होंने भी चैलेंज कर दिया खुद ही मामले को और खुद ही रुकवा लिए। तो काफ़ी सारे रिजल्ट, जो काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन 4-5 रिजल्ट अभी रुके भी हुए हैं। देखिए, अदालती कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो तो अब शुरू होगा, और ये इक्का-दुक्का केस नहीं है, बहुत से लोग जो हैं वो अदालतों में जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दफ़ातर हैं उनके ऊपर मुज़ाहरे भी जारी हैं,
और राशिद सोमरो साहब जो हैं, जो JUI फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा हैं, उन्होंने कल 8 बजे तक का वक्त दिया है। इसी तरीके से जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस्तीफ़ा दें। देखिए, बात ये है कि एक गैर मामूली माहौल के अंदर ये इंतखाबात हुए और तमाम तर सूरत हाल जो है, इनको मुतनाज़ा सूरत हाल से मुतनाज़ा नताइज तक ले गई। और ये इंतखाबात जो हैं, इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि अंदरूनी तौर पर, बल्कि बैरूनी ममालिक ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और ये इंतखाबात जो हैं, ये अपनी शफ़ाफ़ियत के एतबार से ज़ाहिर है लोगों के लिए एक सवालिया निशान जो हैं वो बने हैं। अब जो नताइज की सूरत हाल है और जिस तरीके से पार्टी पोजीशन आई है, तो कोई भी पार्टी जो है वो तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। ये एक मसला जो है वो खड़ा हुआ है और यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ जो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे के करीब आने के लिए आप कोशां हैं, ये सियासी और ज़ाती मफादात के तकाज़े हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर है जो PTI है, उनको अपनी छतरी के नीचे रखना जो है वो इस सूरत हाल के अंदर उनके लिए यकीनन एक और इम्तिहान है। गो कि उनके जो चेयरमैन हैं गौहर खान, वो ये कह रहे थे कि हम 170 के करीब नशिस्तें जीत चुके हम्म। हैं। असल चीज़ ये है कि जो रिकॉर्ड के ऊपर है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अब तक के नताइज हैं, उसके मुताबिक 92 सीटें जो हैं वो उनके पास हैं। इसी तरह 73 जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के पास हैं, कोई 43 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। अब 3 आज़ाद अरकान जो हैं वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नवाज़ में जा चुके हैं। और अब ये जो डोल डलेगा और अब जो सूरत हाल खड़ी होगी, ये यकीनन एक अफसोसनाक सूरत हाल होगी। अच्छी अच्छा। बात होती कि एक पार्टी की हुकूमत जो है वो आ जाती, लेकिन अब जो कुछ होने जा रहा है, यकीनन वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो कमज़ोर होती चली गई है, उसमें एक और इजाफे का बायस बनेगा। जिस तरीके से जो भी पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार भी आए हैं, एक अवाम ने मैंडेट दिया है, वो निकले हैं, उन्होंने वोट दिया है। और 92 सीटें जो हैं, अगर उन्हीं को मान लिया जाए तो वो कोई मामूली तादाद नहीं है। और अवामी मैंडेट जो है उसका एहतराम किया जाना चाहिए, उसको इस तरीके से तहलील नहीं किया जाना चाहिए कि जो उनकी उमंगों के खिलाफ हो और जिस जज्बे के तहत उन्होंने ये वोट डाला है उसकी भी तौहीन का सबब बने। अब देखना ये है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत साज़ी तो होगी और हुकूमत साज़ी का जो नाक नक्शा है वो वाज़ेह होना शुरू हो गया है। और उस एतबार से अब सौदेबाज़ी जो है वो जब होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में, पंजाब में और वफाक में उनके बगैर हुकूमत नहीं बनती है। लिहाजा अब ये सौदेबाजी जो है ये बड़ी सख्त होगी, बड़ी बार्गेनिंग जो है वो बड़े इसके अंदर सख्त होगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्पेस मजीद खो गई हैं और अब मामला जो है वो किसी और के हाथ में चला ठीक है, गया है। चलें जनाब। लिहाजा बहुत सारी जी, चीजें जो हैं वो उधर भी मैनेज होंगी। हनीफ साहब क्या कहते हैं जी, क्या हो रहा है लाहौर में हनीफ साहब? जी बिल्कुल, लाहौर में भी अब इलेक्शन का एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ और अब हुकूमत साजी के लिए जो जोड़ तोड़ हो रहा है उसका मरकज आज लाहौर ही रहा है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यहाँ पे आज इजलास भी किया है, अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरत की है और MKM का एक वफ्द भी आज पहुंच रहा है लाहौर में और सुबह उसकी मुलाकात भी होगी मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ। उनको भी दावत दी गई है। आसफ अली जरदारी साहब की भी मुलाकात हो चुकी है। तो इस इलेक्शन में दो तरह के ट्रेंड सामने आए हैं। एक तो ये है कि जो प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, वहां पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी मिल गई है एक एक पार्टी को और वो आसानी के साथ हुकूमत बना सकती है। जिस तरह KP में PTI को मेजॉरिटी मिल गई है, इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी को मिल गई है। पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून को इतनी मेजॉरिटी मिल गई है कि वो आसानी के साथ हुकूमत बना सकती है। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में एक सीट का ही फर्क है। एक मुस्लिम पीपल्स पार्टी के पास 11 सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून के पास 10 सीटें हैं। सही। तो इसलिए जो सूबाई हुकूमतें बनने में तो मेरा ख्याल है कि कोई इतना ज्यादा जोड़ तोड़ मसला नहीं। और ये खरीदो फरोख्त वाली बात नहीं होगी।
लेकिन मरकज में एक किस्म का वो गड़मास सा मच गया है, और मरकज में जाहिर है कि वहाँ पे आज़ाद अरकान जो जीते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अब उसके लिए पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा अरकान उसके साथ मिल जाए ताकि वो बारगेनिंग की पोजीशन अच्छा में आ हनीफ जाए। साहब, मैं मुस्लिम थोड़ा लीग सा ना इस नून पे भी। डिटेल हम बात करेंगे आज, अभी करेंगे कि ये जो मामला जो नदीम साहब ने एक तरफ इशारा किया है ना कि बड़ा मुश्किल है किसी एक छतरी के नीचे रखना, और पीटीआई के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा किसी एक छतरी के नीचे आज़ाद उम्मीदवारों को रखना। सारे आज़ाद उम्मीदवार तो जाहिर है कि नहीं है ना पीटीआई सपोर्टेड, शिराजी साहब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो आजाद उम्मीदवार जो क्लेम किए जा रहे हैं, सॉरी मैंने शराजी साहब का टाइम ले लिया, लेकिन जी मैं वजाहत कर दूं। जी जी प्लीज। 135 नशिस्तें जो है इस वक्त इंडिया मुस्लिम लीग नून के पास है पंजाब में, और इतनी 136 जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, और उनमें 20 तो डिक्लेयर्ड हैं ठीक, जिनका जो पीटीआई जो बैक नहीं थे, ओके, जो यानी इंडिपेंडेंट ये चीज़ें क्लियर हैं। जी शिराज साहब। जी। अनीफ कमर साहब, जब हम लाहौर जाते हैं, जितना मज़ेदार आप हमें खाना खिलाते हैं, आप सारा टाइम भी ले लें तो हम खुश हैं, वो कोई इशू नहीं है। यार आपकी दुआ खाने में। पर ही खुश है। लाहौरियों का खाना जो है वो कह रहे थे सुहेल वड़ाई साहब भी कि मैं कराची आया हूँ तो मुझे लाहौर का खाना याद आ रहा है। हमें भी यहाँ पे अनीफ कमर साहब की मेज़बानी बड़ी याद आती है। बहरहाल आप जिस जानब इशारा कर रहे थे कि ये जो आज़ाद है, ये इतने आज़ाद नहीं हैं जितने आज़ाद नज़र आ रहे हैं। नदीम साहब वाली बात, और बिल्कुल, और इनका जो है ना एक अरबी का लफ्ज़ है फैसल। फैसल का मतलब होता है हाकिम, काजी, सालस, फैसला करने वाला। तो इनका जो फैसला है वो जो है वो आने वाले 28 से 48 घंटों में होगा। मैं 48 से 72 इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि चीज़ें बड़ी तेज़ी से क्लियर हो नहीं है, मैनेज हो रही हैं, मैनेज हो और रही है। सियासी पार्टियां मैनेज कर रही हैं अच्छा, ना। अच्छा, मैनेजमेंट सियासी पार्टियां भी कर सकती हैं। सही, तो अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये कहा जा रहा है कि ये कोई इलेक्शन जो है ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है वोट मुस्तरद हो गए और बहुत ज़्यादा कोई धांधली हो गई। अरसलान देखिए 25 हलकों में जो है वो मुस्तरद वोटों का जो मार्जिन है वो जीते हुए वोटों से ज़्यादा है इस इलेक्शन में। ठीक है, फाफिन ने रिपोर्ट दिया है। लेकिन अगर 2018 के इलेक्शन में हम चले जाएं तो मुस्तरद वोटों के मुकाबले में जीतने वाले का मार्जिन कम था, वो 30 हल्के थे। अच्छा, यानी 5 हल्के इस बार कम हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2018 में NA86 मंडी बहाउद्दीन 2 से सिर्फ इस हल्के से 15,000 से जायद वोट मुस्तरद हुए थे। NA197 कश्मीर से 15,340 वोट मुस्तरद बड़ी हुए थे। तादाद में मुस्तरद हैं। NA21 मर्दान 2 की बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। वहाँ पे 5,700 यानी 5790 वोट मुस्तरद हुए थे, और जीतने वाला उम्मीदवार 33 वोटों से जीता था। सिर्फ ठीक है, 33, सिर्फ ये 33। 2018 की बता जी जी, और ये 5,500 से ज्यादा वोट मुस्तरद हुए थे और जीतने वाला सिर्फ 33 वोटों से जीता था। तो अभी मजमूई तौर पे अगर हम कहें तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, उसका मजबूत होना है। फिर लॉबिंग फर्में हायर की गई, जो बाहर से आवाजें आ रही हैं ना, उससे पहले आपने देखा कि एक बड़ी जल्दी आ गए रिएक्शन। हाँ देखे ना, मैं बड़ा हैरान था। बांग्लादेश का इलेक्शन जो है उसमें एक पार्टी ने बाइकाट किया, उसको इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। कंट्रोल्ड इलेक्शन, कंट्रोल्ड इलेक्शन था, और वहां पे जनाब इस तरह की कोई आवाज हमने नहीं सुनी। वहां पे सब ने उसको कबूल कर लिया। लेकिन पाकिस्तान का इलेक्शन जो है इस पे क्यों आवाजें ज्यादा उठ रही हैं? इसलिए कि एक पार्टी जो है उसका सोशल मीडिया सेल जो है वो अमेरिका में बैठा है, बरतानिया में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ है, वो वहां पे करें। और उसके साथ साथ पार्टी पूरी लॉबिंग फर्में हायर की हुई हैं, वो जो है वो कॉलम लिखवाए जा रहे हैं, वो एडिटोरियल लिखवाए जा रहे हैं, और फिर उनको ट्वीट करके फिर रीट्वीट और रीपोस्ट का सिलसिला चल रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे किसी हद तक पार्टी अपनी सियासत में रियासत को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो मेरे ख्याल में ये मामला तो चलता रहेगा, आगे भी इलेक्शन होंगे, ये भी हुए हैं, जोड़ तोड़ भी होगी। और पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि पंजाब में 129 सीटें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2018 में, और 122 थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो मैंडेट का जहाज भी था ना, एहतराम नहीं किया गया ना, मैंडेट का तो एहतराम नहीं किया गया ना। तो अब अगर ये आजाद जो हैं, जो इतने ज्यादा आजाद नहीं है, ये जाते हैं नून लीग की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ, लेकिन ये देखना तो मेरे होगा। ख्याल में अच्छा, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है ना गौहर साहब ने, शिराज साहब, नदीम साहब भी, मैं आता हूँ इस पे बात करता हूँ। 170 सीटें उन्होंने कह तो दी हैं, वो 200 भी कह सकते थे, कह तो खैर वो कुछ भी सकते थे, लेकिन
ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं, अब इनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, चाहे वो पीटीआई सपोर्टेड हो या ना हो, पर स्ट्रेंथ है एक बड़ी। अब किस पर कितना जोड़ तोड़ होगा, कौन कितनी बात सही कह रहा है कि 20 मेरे साथ हैं, 30 मेरे साथ हैं। जरदारी साहब इस वक्त चल निकले हैं एक सफ़र पे, तो देखते हैं मफाहमत या जोड़ तोड़ कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन ये मामले पर हम बात ज़रूर करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नदीम साहब, हनीफ कमर साहब और ऑन चिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, सर बड़ी तादाद में अब जो इंडिपेंडेंट आ गए हैं और एक रूह फिर रही है जिसको एक जिस्म की ज़रूरत है, तो देख क्या रहे हैं सर, कैसे करेंगे ये, आगे कैसे बढ़ेंगे? चले 170 ना भी हों, लेकिन मखसूस कोटे की सीट्स भी लेनी है, दीगर मामलात भी हैं। अगर कोई शक्ल होगी किसी पार्टी की, तब जाके तो या तो अपोजिशन बने या गवर्नमेंट बने, पर एक शक्ल होनी चाहिए पार्टी की। क्या करेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात ये है कि स्टेक्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं। बुनियादी तौर पर हम एक कमज़ोर हुकूमत की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उसी तर्ज की हुकूमत की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसकी सज़ा हमने 16 महीने की सूरत में काटी थी। हमारे चैलेंजेस इस वक्त बहुत बड़े हैं और हमें एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत थी जो एक विजन के साथ इस मुल्क के मामलात को लेकर आगे बढ़ सकती। अब फिर चूचू का मुरब्बा जो है वो बनने जा रहा है और ये हुकूमत जो है ये मफादात की बैसाखियों पर खड़ी होगी। ये हुकूमत जो है ये एक तरह से दी जाएगी और इसमें इख्तियारात जो हैं किस हद तक होंगे वो वैसा ही तर्ज होगी जिसका आप 16 महीने में मुशाहिदा कर चुके हैं और जिसके तर्ज हुक्मरानी में से गुजर चुके हैं। पीडीएम बुनियादी 2। तौर पर ये जो हुकूमत है इसके आने से अगर ये कहा जाए कि हम एक सियासी जो खलफशार है उसकी तरफ बढ़ेंगे, हमारा इंतज़ामी ढांचा जो है वो मज़ीद कमज़ोर होगा और इस वक़्त जो मुल्क को माशी चैलेंजेस हैं और उनसे निपटने के लिए जिन इक़दामात की ज़रूरत है और उस हवाले से जो रोड मैप तय किया गया है, ज़ाहिर है कि इन सियासी एजेंडा रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या वो मुमकिन हो सकेगा। और वो भी ऐसी सूरत के अंदर जब एसएएफसी की सूरत के अंदर एक मतवाज़ी मुआशी सिस्टम जो है वो सामने आ चुका है और ज़ाहिर है कि उसके अंदर कुछ नुकात ऐसे हैं जो सियासी पार्टियां जो हैं उनके एजेंडे से तज़ाद रखते हैं। लिहाजा ये कहना कि जो भी इस वक्त सौदेबाजी हो रही है, जो भी जोड़ तोड़ हो रहा है या जिस तरीके से भी आज़ाद उम्मीदवारों को वरगलाया जाएगा वो वरगलाया नहीं जाएगा। मामलात जो हैं वो शायद इंतखाबात से पहले ही तय हो चुके थे और क्लियरेंसेस जो हैं वो इशू हो चुकी थी। तो ये जो सूरत हाल है इसके अंदर अब देखना ये है कि जब सियासी जमातों ने अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है इस हद तक एरोड कर दी है कि अब वो शायद अपने जो उन्होंने मंशूर पेश किए हैं उसकी वो किसी एक शिक पर भी अमल दरामद ना कर सकें। उन्हें मामलात को उसी रब ढप से लेकर चलना होगा जो आईएमएफ के साथ मुआहिदे की सूरत में उनके सामने है और जाहिर है कि इसके नतीजे में जो असरात होंगे, जो मुज़मिरात होंगे, वो बहुत शदीद होंगे। हम इस वक़्त महंगाई की एक शदीद तरीन लहर से गुज़र रहे हैं। हमारे बिजली के बिल जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। हमारे गैस के बिल जो है वो ताज़ियाना बन के बरसे हैं। हम इस वक़्त एक ऐसी मजमूई तौर पर मुआशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि जिसके ऊपर हम दो धारी तलवार पर चल रहे हैं और एक ज़रा सी लग़ज़िश जो है वो हमें गिरा सकती है। तो बेहतरीन ये बात है। सूरत हाल के अंदर होना तो ये चाहिए था कि एक कोई ऐसी हुकूमत वजूद में आती जो एक मुस्तहकम हुकूमत होती, उसका सफ़र जो है वो अपनी मुद्दत तक होता और उसके अंदर मुल्क को इन तमाम मामलात से निकालने के लिए कोशिश जो है वो की जाती। लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो किसी और के लिए तो सख्त हो या ना हो, लेकिन अवाम के लिए बड़ा कड़ा होने जा रहा है। अच्छा, हनीफ साहब, सर नेचुरल अलायंस क्या देखते हैं? नून और मुस्लिम लीग, नून के अलावा पीपल्स पार्टी हो सकती है, लेकिन क्या जो आज़ाद कैंडिडेट या हिमायत याफ्ता पीटीआई कैंडिडेट मैं कह लूँ, वो गौहर साहब की कप्तानी में या गौहर साहब के अलावा भी किसी की कप्तानी में, तो क्या वो नून या पीपल्स पार्टी में से किसी के साथ बैठ सकते हैं?
एक बात तो नदीम साहब की उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, और मैं भी इसी तरह का ही मुस्तकबिल का मंजरनामा देख रहा हूं जो जिसकी मंजरकशी उन्होंने की है कि जो मखलूत पार्टियों की हुकूमत बनेगी, वो वाज़े तौर पर आप देखें कि पीपल्स पार्टी का मुआशी एजेंडा कुछ और है और मुस्लिम लीग नून का मुआशी एजेंडा कुछ और है, और दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। सही। प्राइवेटाइजेशन के मामलात हों इदारों के, और दीगर जो इक्तिसादी मामलात हैं उस पर मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ रखती है, पीपल्स पार्टी उससे टोटल डिफरेंट मौक़िफ़ रखती है। अब ये दोनों मिलकर कैसे मुआशी प्लान तरतीब देंगे, किस तरह उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये बात तो समझ से बालातर है। लेकिन एक बार मुआशी प्लान किसी और के हाथ से भी आएगा तो हो सकता है कि दोनों को उसी रोड मैप पे चलना पड़े और वो चले। और जो ये आपने बात की कि कोई फिक्री अलाइंस किसके साथ बनता है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अलाइंस बनेगा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही, जो अगर थोड़ा बहुत काबिल अमल हुआ तो यही बनेगा। और इसमें एक दूसरे के साथ जाहिर है ये बारगेन भी करेंगे, शराइत भी रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे, ये होगा। जो बाकी बात है बैरिस्टर गौहर के जेर साया जो उम्मीदवार जो रह जाएंगे नुमाइंदे मुंतखब, तो वो नुमाइंदे बैरिस्टर गौहर साहब के साथ साथ उनको कहीं और से भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी। उनमें से अब जितनी वो सीटें क्लेम कर रहे हैं, अभी आगे 2 दिनों में देखिएगा कि उनमें से कितने रह जाएंगे, क्योंकि 30 अरकान पंजाब असम्बली जो है, जो मुंतखब हुए हैं, जिनको बैरिस्टर गौहर साहब की पार्टी अपने कह रही है, वो 30 तो राब्ता कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। इसका मतलब है ठीक कह रही थी मुस्लिम लीग नून के 30 हमसे राब्ते में है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल 30 अरकान, और मैं ये मोहतात फिगर दे रहा हूँ आपको। अच्छा। 30 अरकान राब्ता कर चुके हैं, और जाहिर है पीपल्स पार्टी भी खामोश नहीं बैठी, उनके साथ भी राब्ते होंगे। और 22 जो है वो तो डिक्लेयर्ड है कि वो पीटीआई के हमायत याफ्ता नहीं थे। अब आप 136 या 137 के फिगर में से ये निकाल रहे जरा, तो बाकी देखिए कितनी तादाद रह जाएगी पंजाब असेंबली में। और फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो बाकी बचेंगे क्या उनको भी इंटैक्ट रख पाएंगे। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में, जबकि इमरान खान साहब मौजूद थे, उस वक्त पीटीआई के एमएनए का एक धड़ा अलग हो गया था पीटीआई से पार्लियामेंट में, ठीक है। तो अब तो इमरान खान साहब जेल में हैं, तो अब मतलब अनीफ कमर साहब, जो मैं आपसे अच्छा कुछ नदीम साहब भी कह रहे। जी नदीम साहब। इसमें इंडिपेंडेंट जो है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिनको कहा जाता है, वो मैं हनीफ कमर को बता रहा हूँ कि 116 हैं, और जो आज़ाद हैं वो 22 हैं, और इस तरह ऊपर पीएमएलएन 137 पे चली जाती है। बिल्कुल ठीक, वही बता रहे थे सर, वही कह रहे थे हनीफ साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो हकीकतन 22 है, लेकिन 30 लोग राब्ता कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। तो ये थोड़ा सा अच्छा, मैं जो जानना चाह रहा हूँ ना हनीफ साहब, वो ये है कि नेचुरल और अननेचुरल अलायंस। अननेचुरल अलायंस अभी एक नई टर्म होगी हमारे लिए, हो सकता है क्या? अननेचुरल अलायंस मेरा नहीं ख्याल के बनेगा, क्योंकि आप देखें ना कि इसमें जो जिस तरह ब्रेक से पहले ओन शराजी साहब बात कर रहे थे कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर रही, और उसका जो सोशल मीडिया है वो बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है, और उसमें रियासती मफादात साद रफीक साहब ने तो मान भी ली थी ना हार, फिर उनके भी दफ्तर पे शायद हमला हुआ, उन्होंने खुद भी ट्वीट किया इसका। हनीफ साहब, तो ये भी तो बात गलत है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब जगह जगह पे ये वो रवैया है जो 9 मई वाला रवैया है, और इस रवैये को अगर चेंज कर लिया जाता पीटीआई की तरफ से और उनके वोटर सपोर्टर और उम्मीदवारों और जीतने वालों की तरफ से, तो शायद फिर अलायंस बनाने में आसानी होती। अब देखें मुस्लिम लीग नून जब अलायंस बनाएगी इनके साथ, तो वो क्या कहेगी कि वो 9 मई वालों के साथ अलायंस बना रहे हैं, और पीपल्स पार्टी अगर बनाएगी तो क्या कहेगी कि वो 9 मई वालों के साथ अलायंस बना रहे हैं। बड़ा सवाल है, मैं इस पे बात करूंगा शराज साहब, नेचुरल और अननेचुरल अलायंस। देखिए, अननेचुरल अलायंस हो या अननेचुरल शादी का वक्त हो, यानी इद्दत में शादी हो, दोनों सूरतों में सज़ा मिलती है, और 7 साल तो कम से कम सज़ा होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अननेचुरल अलायंस जो है वो बनने जा रहा है। वैसे कमर साहब की बात बड़ी ज़बरदस्त है
कि फिर किसके ये साथ अगर बनाएं? फैसला ना आया होता तो शायद इद्दत में दोबारा शादी हो जाती, लेकिन अब फैसला आ चुका है। अब लोगों को पता है कि इद्दत में शादी का कितना नुकसान होता है। तो सूरत हाल अरसलान बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पीटीआई जो है ना उसका एक जो आदत बन गई है ना, उसका वर्कर का एक माइंडसेट बन एक गया, मिजाज बन गया। मिजाज बन गया। आप उस लेवल पे जाके बात नहीं करेंगे तो आप लीडर नहीं है। शेर अफजल मरवत मिसाल है, यानी लीडर बन जाता है सिर्फ इतना कहने पे कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। और क्या मरवत साहब की मतलब आप ये कहें कि मेरिट है लीडर बनने का, शुरू तो वहीं से हुए ना। तो वो क्या बात करते हैं, वो भी वही उठान लेते हैं जिस तरह की इमरान खान बात करते थे, शेख रशीद अहमद करते थे कि मार देंगे जला देंगे, और खान साहब कहते थे जुमरात को मैं फैसलाबाद बंद करूंगा, फिर लाहौर बंद करूंगा, फिर इस्लामाबाद, फिर कराची, फिर पूरा मुल्क बंद कर दूंगा। तो पीटीआई का वर्कर जो है ना वो माइंड सेट ही वो बन गया है। आपने उस लेवल पे जाना है तो बात होनी है। आप शेख रशीद साहब की देखें आजकल वो मेरे ख्याल में अच्छा, मैंने आपसे पूछा क्यों है, शेख साहब का बताइएगा। मैंने आपसे पूछा यूं है कि जो नवाज शरीफ कह रहे थे अपनी स्पीच में कि जो लड़ना चाहता है हम उससे भी नहीं लड़ेंगे। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने तो वो कबूतर भी दिखाया था ना, और कबूतर दिखाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हिसाब तो सबको देना पड़ेगा ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये तयशुदा है कि जब तक 9 मई से वो ख़ुद को डिस्टेंस नहीं करते और उसका अजाला नहीं करते और उसका सजदा सहव नहीं करते, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ कोई भी अलाइंस में जा शेख सकता रशीद है। साहब का कुछ बता रहे थे। शेख रशीद का मैं ये कह रहा था कि वो अब उनकी जगह एक नए साहब आए हैं जिनको लोग फैसल वाडा के नाम से जानते हैं। वो खुद को खुद साख्ता गेट नंबर 4 के तर्जमान हाँ बनाए जी, वो फिरते हैं। पेशन गोइयां कर रहे हैं बड़ी। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह शेख साहब कहते थे ना। तो शेख साहब पहले गेट नंबर 4 के तर्जमान बने हुए थे, लेकिन वो भी अनऑफिशियल थे, ये भी अनऑफिशियल है। तो मेरे ख्याल में इनका जो आखिर में इनका भी अंजाम शेख साहब की तरह होगा। 5717 वोट मिले हैं फरजंदे अच्छा नहीं, रावलपिंडी इनका को। तो शुरू में भी अंजाम हुआ है। आप आखिर में कह रहे हैं इनका जो नदीम साहब सर, यही बात अगर मैं दोबारा आपसे, ये नेचुरल और अननेचुरल अलाइंस, अब क्योंकि अननेचुरल अलाइंस बड़ी टर्म होने अभी देखिएगा आगे यही होना है, क्योंकि कुछ लोग अगर हुकूमत बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, पहले तो वो एक पार्टी ढूंढेंगे, फिर पार्टी ढूंढने के बाद कोई गठजोड़ वाला मामला क्या होगा सर? क्या हो सकता है जो गौर साहब है उनके हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स का कुछ? देखिए अभी बहुत सारी प्रीमेच्योर चीजें हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि 9 मई वालों को तमाम तर अक्सरियत के बावजूद वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना पाएंगे और उस ग्रोह की क़यादत करने वाला कोई वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो बन पाएगा? मसाइल अभी बहुत हैं। अभी तो ज़रा इंतखाबात हुए हैं, अभी तो मामलात जो हैं वो शुरू हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जितनी सतह आब पर हैं उतनी ही नीचे भी हैं, और ज़ाहिर है कि उनको लेकर मामलात जो हैं वो बढ़ा जा रहा है और इसमें थोड़ा-सा वक़्त लगेगा और बहुत सी सूरत हाल जो है वो तब्दील होती हुई भी नज़र आएगी। यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ जो है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, जो बात कर रहे हैं, एक तो उन्होंने बहुत जल्दी वो बात कर दी, लेकिन ठीक है वो कर रहे हैं, कर सकते हैं। इसी तरह सदर आसिफ ज़रदारी जो हैं वो अब मुतहरिक होंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ज़रा थोड़ा-सा बैक फुट पर जाएँगे, उनके मामलात जो हैं वो अब उनकी सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जाएँगे। मुस्लिम लीग नवाज़ अपने मुशावरती अमल से गुज़र रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय होंगी और वो सिर्फ़ 2 सियासी पार्टियों में तय नहीं होनी है। बहुत कुछ जो है या बहुत से मामलात जो हैं वो सतह आब के नीचे भी तय हो चुके हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये उसी तरीके से बढ़ेंगी, लेकिन असल मसला जो है, बात वहीं पर फिर आ जाती है कि एक गैर मुस्तहकम हुकूमत होगी। एक ऐसी हुकूमत होगी जो सियासी तौर पर तो मौजूद होगी, लेकिन उसके पास इंतज़ामी क़ुव्वत जो है वो बलिहाज़े इक़्तिदार उसके पास नहीं होगी। यानी सर पीडीएम और से भी इसी वर्स्ट तरीके से या पीडीएम 2? ये आप पीडीएम 2 कह सकते हैं, और लेकिन शायद जो पॉलिसी साजी के मामलात हैं, इख्तियारात का है, जिस तरीके से उस ज़माने में ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो ये और हालात कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे थे, तो सोच तो वही वापस आ रही है।
अमल तो वही वापस आ रहा है। तो अगर उस वक्त कुछ नहीं हो पाया था, वो कहते हैं डिफॉल्ट से बचा लिया, डिफॉल्ट से आप बच सकते थे अगर इसहाक डार साहब जो हैं वो आईएमएफ के साथ उस तरीके से डील ना करते जिस तरीके से वो माजी में करते रहे हैं कि अब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल कुछ और है, तो शायद हालात बेहतर हो सकते लेकिन थे नदीम उस साहब, वक्त। जिस त्यारे पे जिस प्रोटोकॉल के साथ इसहाक डार साहब आए थे, वो तो उनका पाँव ही जमीन पे नहीं लग रहा था। हाँ जी, मिल भी नहीं रहे थे लोगों से, वो तो आपने देखिए, देखा। बात ये है कि जो जब कोई चीज जो है वो टूट जाती है तो फिर उसका जोड़ भी तो तलाश करना पड़ता है ना। अब वो जोड़ कितना अच्छा लगा वो तो फिर सबको नजर आ गया। और अब भी जो हालात का जोड़ तलाश किया गया था वो जोड़ जो है तो वो तो 73 नशिस्तें ही ले पाया ना। तो अब अगर आप उस हकायक को जब आप तस्लीम नहीं करते हैं और मामलात जो हैं उसको इस तरीके से टैकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ठीक है। कि पाकिस्तान को बाजवा डॉक्ट्राइन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, मुस्तकबिल का जिस ठीक, तरीके से सर एक नक्शा ब्रेक की तरतीब तरफ किया जाना है नदीम साहब, ब्रेक वो की तरफ जाना है, नुकसान हो वापस सकता आता हूँ, इसको बात भी कंप्लीट करते हैं। मैं ज़रा हनीफ कमर साहब से भी यही बात करता हूँ, क्योंकि मामला ये है, हमें अब ये थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी कि जिसका जिक्र या जिसका इशारा तीनों हज़रात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर नदीम साहब ने कहा गैर मुस्तहकम हुकूमत और एक किसी के पास सिंगल मेजॉरिटी ना होना, तो इसके फैसलों का ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत दूर तक जाएगा। वापस आते हैं ब्रेक से, बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक जी। काफ़ी मेरा ख्याल है डिटेल गुफ्तगू हो रही है आज हम इस शो में। मैं भी बड़ा इस चीज़ से सीख भी रहा हूँ, इन्जॉय भी कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी अहम बात हो रही है। और हम जिसका जिक्र कर रहे थे नेचुरल या अननेचुरल अलाइंस पे, तीनों हज़रात मुत्तफ़िक हैं कि रवैयों की तब्दीली बहुत मुश्किल है अभी, और रवैयों की तब्दीली नहीं होगी तो अननेचुरल अलाइंस नेचुरल अलाइंस में तब्दील नहीं हो पाएगा। हालांकि इस वक्त नज़रिया ज़रूरत यही है कि मुल्क जिस कैफियत से गुजर रहा है ना, उसमें एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है जो 18 माह 3 साल 3.5 साल ना चले, 5 के 5 साल चले। और इसके साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इस 5 साल में वज़ीर आज़म भी एक ही रहे, फिर उसके बाद सब हक बजाने में जो तनकीद करें या फिर उसकी मज़ीद तकलीद कर लें। हनीफ कमर साहब, जो इस वक्त नदीम साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि ज़ेरे आप चीज़ें काफ़ी तय हो गई, तो बड़े मामलात भी तय है। दूसरा, हमारे सामने अब एक ये मामला भी उठ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनेगी, कैसे बनेगी, किस बुनियाद पे बनेगी, कौन चेयर करेगा उस सीट को जो वज़ीर आला के लिए होती है। ये सारी चीज़ें खुद में एक बड़े सवाल हैं। जी बिल्कुल, नदीम साहब ने जो फरमाया कि ज़ेरे आब चीजें तय हो रही हैं, वो ज़ेरे आब भी इतनी सरफेस पे आ गई है कि बच्चे बच्चे की जुबान पे है। अब आप देखें कि कल आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है वो उस जगह पे हुई है जो ज़ेरे आब चीजों को सेट करने में माहिर है। आप बोल मोहसिन क्यों नहीं नकवी साहब के रहे? आप घर बोल क्यों नहीं रहे? मोहसिन नकवी साहब मोहसिन के घर नकवी, आप पे बोल क्यों नहीं रहे? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब के घर में मुलाकात का होना इस बात के गवाही दे रहा है कि चीजें ज़ेरे आब ही तय होंगी और कुछ हो चुकी हैं। लेकिन एक अफसरान साहब, इस इलेक्शन का एक और भी आपको उस जाविये से भी इसको देखना पड़ेगा कि ये जिस तरह आप इसको बाजुआ डॉक्ट्राइन कह लें या रियासत का एक प्रोजेक्ट था जो लॉन्च किया गया, और उस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान के हर शोबे जिंदगी को मुतासर किया। उसने पाकिस्तान की सियासत को भी मुतासर किया, अदलिया को भी मुतासर किया, अफवाज पाकिस्तान को भी मुतासर किया, पाकिस्तान के समाज को भी मुतासर किया। अब जब रियासत को एहसास हुआ, रियासत के इदारों को इस बात का कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्लॉप हो चुका है और इसको अनडू करना है, तो अनडू करने के लिए आपने अदलिया में भी किसी न किसी सतह पे तत्हीर कर ली, आपने बाकी इदारों में भी कर ली, आपने पॉलिटिक्स को भी मैनेज करने की कोशिश की और कर रहे हैं। लेकिन आप समाज को कैसे मैनेज करेंगे? वो समाज जिसके नौजवान लाखों की तादाद में उन्होंने वोट डाला है इस दफा, और नया वोटर जो माने आया या ना, ना वो ये माने। चीज़ समझ ही नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि वो 90 की सियासत देख नहीं पाया, 2000 पूरे एरा की सियासत वो ठीक से नहीं देख पाया। उसने तो जो देखा वो 2018 की सियासत देखी। बिल्कुल। अब देखें कि इस इलेक्शन में भी और गुज़श्ता इलेक्शन से भी बढ़कर शिद्दत के साथ इस इलेक्शन में नौजवान वोटर निकला है और उस वोटर ने फैसला दिया है। आप उस फैसले से एग्री करें या डिसएग्री, ये सही। आपकी मर्जी है, लेकिन एक फैसला पब्लिक ने सुना दिया, और पब्लिक भी वो जो यंग है, जो यूथ है,
और ये वो यूथ है अरसलान साहब जिसने सिर्फ इसी इलेक्शन में वोट नहीं डाला, इसने आने वाले इलेक्शन में भी वोट डालना है और अच्छा 2050 बिल्कुल ठीक है तक। हनीफ साहब, चूंकि वक्त थोड़ा कम होगा, मैं चाहूंगा 2-3 चीजें जल्दी से हम इस पे बात कर लेंगे। शिराजी साहब, मैं फिर नदीम साहब के पास जाऊंगा, पहले आपसे। शिराजी साहब, जोड़ तोड़ की सियासत में बड़ी कुर्सियां भी मांगी जाएंगी, क्या मांग लेगी पीपल्स पार्टी अच्छा, वो ये 53-54 सीट्स के मैं ना आज जरा ना कहीं पढ़ रहा था कि अरबी जो है ना ये बड़ी रिच लैंग्वेज है। चले नहीं शिराजी साहब, मैं एक चीज, जो चीज आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप अगर मुझे ये बताएं कि मांगेंगे क्या, कौन किससे क्या मांगेगा। देखें, वाज़े तौर पे है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें ज़्यादा हैं और आसफ अली जरदारी का ये मानना है, उनके करीबी ज़राए कहते हैं कि वो उनकी हक बनता है वज़ीर आज़म बनने पे, यानी नून लीग का। ये तय होगा कि बनेगा कौन, ये फिर इत्तेहादी हुकूमत आपस में तय करेगी। और नवाज साहब पे तो मेरा नहीं ख्याल के इत्तेफाक। एक और फार्मूले पे भी अरसलान साहब वो भी जेरे गौर है कि 2.5 साल कर लिया जाए प्राइम मिनिस्टर की। वो नदीम साहब इस पे थोड़ी सी आपकी भी चाहिए। देखिए, बात ये है कि ये फार्मूले जो हैं ये इस तरीके से सामने आते रहते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो भी मामला तय होंगे, कोशिश ये की जाएगी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए तय हों। ये फार्मूला के 2.5 साल वो हो जाएं, 2.5 साल वो हो जाएं, ये कोई रियासती जागीर नहीं है। ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर उस वक़्त एक सियासी मजबूरी के तहत एक पार्टी ने इस अमर का फैसला किया था, लेकिन वफाक की सतह के ऊपर इस तर्ज का फैसला जो है वो यकीनन मुश्किल होगा। दूसरी बात ये है कि क्या आप सोच सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको आप लॉन्च करेंगे वजारत आला के लिए या बाकी चीज़ों के लिए? इस वक्त मामलात में आपको फिर कह रहा हूँ कि दोनों सियासी जमातें जो हैं उनको बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं। वो अपनी जो स्पेस है वो बहुत कम कर चुके हैं और इस वक़्त अगर आप देखेंगे तो उन्हें जो भी सहूलतकारी उनकी की जाएगी उसके बदले में उसको उन्होंने एक कीमत अदा करनी है और वो कीमत तय है। और ज़ाहिर है कि वो ये हुकूमत जो है इसको एक मुआशी एजेंडा दिया जाएगा और ये उसी मुआशी एजेंडे के ऊपर मनो-अन अमल पैरा होंगे। सियासी मामलात जो हैं उसके अंदर एक मदद और ताउन जो है वो जारी रहेगा, लेकिन एक अगर जो मैंडेट लोगों ने दिया है, अगर उसकी कोई सूरत निकल सके कि उसका कोई एहतराम किया जा सके, तो यकीनन नौजवानों के अंदर जो एक खलफशार ठीक है, आएगा, जो एक इंतशार की कैफियत आएगी, उसका कुछ किसी हद तक सद्भाव हो सही। सकेगा। अच्छा हनीफ साहब, ये जो आईपीपी वाला मामला है, जनूबी पंजाब कार्ड भी तो चला नहीं, आईपीपी को तो कुछ मिला ही नहीं। ये कि आप देख रहे हैं, मैं जिस नौजवान वोटर्स की बात कर रहा था, ये उसी नौजवानों का ही फैसला है, उसी नफरत का इजहार है। आप आईपीपी को छोड़ें, जितने भी लोग पीटीआई से मुनहरिफ हुए थे उनमें से कितने बाकी बच गए हैं जो दोबारा इंतखाबी सियासत में उतरे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखना होगा कि नौजवानों का जो फैसला है, ये नौजवान 2050 तक अगर इलेक्शन होते रहे तो 2050 तक यही नौजवान फैसला करेंगे। और रियासत ने बाकी इदारों को तो मैनेज कर लिया है या करने की कोशिश की जा रही है, ये समाज को मैनेज करना सबसे मुश्किल क्या काम कहते हैं शिराजी साहब? और नदीम साहब भी इस जानब इशारा कर रहे हैं। और अगर समाज के इस इजहार का जो नौजवानों की शक्ल में हो रहा है, किसी न किसी तरीके से इनको एग्जीक्यूट ना किया गया पार्लियामान में, तो ये मुस्तकबिल में भी मसला बनते रहेंगे। बेहतर ये होगा कि इनको किसी ना किसी तरीके से इनके मैंडेट का पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। मैं जरा जल्दी से, चूंकि वाइंड अप की तरफ भी जाना है, तो जी शिराज साहब जरा जल्दी से। बिल्कुल आईपीपी, हनीफ कमर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आईपीपी को इस्तेहकाम पार्टी को इस्तेहकाम लाने के लिए जो है वो लाया गया था, बनाया गया था। लेकिन अब क्योंकि इस्तेहकाम पार्टी नाकाम हो गया है, तो इसलिए हमें नज़र आ रहा है कि अब इस्तेहकाम उस अंदाज में नहीं आ रहा, तो फिर वो नेचुरल अलाइंस जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का है वही प्लान 2 है। पहला प्लान तो यह था कि नून लीग और साथ इस्तेहकाम हो जाता तो इस्तेहकाम आ जाता। बहरहाल अब इस अंदाज में चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। नदीम साहब, बिल्कुल लास्ट में एक आपका कमेंट, एमक्यूएम का रोल क्या होगा? देखिए, एमकेएम का रोल वही होगा जो माजी में वो अदा करते रहे हैं। इस दफ़ा ज़रा थोड़ी सी वो आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि आप जिस एमक्यूएम को हम साल से जानते हैं वो मफादात का ही खेल खेलती है और इस दफ़ा भी वो यही खेल खेलेगी। लेकिन
ये ज़रूर है कि एक ऐसी सूरत हाल ज़रूर पैदा होनी चाहिए थी। इस मुल्क के लिए बड़ा अशद ज़रूरी था कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो आता, क्योंकि उसी में से मुआशी इस्तेहकाम ने निकलना था और उसी से पाकिस्तान के अवाम जो है उनको कोई रिलीफ़ मिलना था। लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि ना सियासी ठीक सर। इस्तेहकाम है और ना ही मुआशी सूरत हाल कोई बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नदीम हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ लाहौर सीनियर सहाफ़ी हनीफ कमर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी ओन शराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे नुमाइंदे भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।